दोस्तों हमारे देश के राज्य उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी कई सारे एक्सप्रेसवे एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसमें से अगर हम मेजर एक्सप्रेसवे की बात करें तो एक है यमुना एक्सप्रेसवे और दूसरा है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। इन दोनों से ही यूपी की इकोनॉमी को और ग्रोथ में काफी मदद मिल रही है और अब बनाया जा रहा है नया एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में कि आखिरकार ये एक्सप्रेसवे क्यों बनाया जा रहा है और इससे यूपी और हमारे देश को क्या लाभ होगा और इसके क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान होंगे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे भी बनाया जा रहा है, जिसे 594 किलोमीटर लंबा बनाया जा रहा है, जो कि 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा, जिसे मेरठ से प्रयागराज के बीच में बनाया जा रहा है, जिसे बनाने में लगभग 3700 करोड़ रुपए लगेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के 12 डिस्ट्रिक्ट से होते हुए गुजरेगा और अभी से ही इसको फ्यूचर में एक्सटेंड करने का भी प्लान बनाया जा रहा है, जिसमें यह वेस्ट में हरिद्वार और ईस्ट में बलिया तक कवर करेगा। अभी इस प्रोजेक्ट में काफी तेजी से काम चल रहा है और अगले साल तक इस एक्सप्रेसवे की खुलने की उम्मीद भी है। इस एक्सप्रेसवे से न सिर्फ केवल कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी बल्कि एक नया इंडस्ट्रीज कॉरिडोर भी बनाया जाएगा यूपी में और कई नई इंडस्ट्रीज भी आएंगी इसके आसपास, ताकि गुड्स की ट्रांसपोर्ट आसानी से हो सके। पहले बने यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे ने इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाई है। इसके अलावा गंगा पर आने वाले रेगुलर फ्लोट्स को कंट्रोल करने में भी ये एक्सप्रेसवे मदद करेगा। वो इसलिए क्योंकि इसके एंटीमेंट को कुछ इस तरह से बनाया जा रहा है ताकि फ्लोट्स का पानी आसपास के रीजन गांव तक ना पहुंच सके। आप इस एक्सप्रेसवे को बनाने के पीछे का रीजन जानने से पहले हमें यूपी की इकोनॉमी के बारे में जानना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश 24 करोड़ की जनसंख्या के साथ ये देश की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला स्टेट है। उत्तर प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या अभी भी कृषि से जुड़ी हुई है और यह राज्य देश के कुल कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। वर्ष 2021 में राज्य ने लगभग 5.8 करोड़ टन अनाज का उत्पादन किया था, जो पूरे देश के कुल अनाज के उत्पादन का लगभग 90% था। यहाँ पर गेहूं और चावल के अलावा अन्य प्रकार के अनाज भी बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं। अब इसके अलावा और कई सारी इंडस्ट्रीज भी हैं यूपी में, जैसे कि माइनिंग, मैग्नीशियम, कॉपर, जिप्सम, कोल जैसे रिसोर्सेज भी मौजूद हैं। विंध्या माउंटेन में यूपी में हैवी इंडस्ट्रीज ज्यादातर मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर और मिर्जापुर जैसे एरियाज में है। मथुरा रिफाइनरी इकलौती ऑयल रिफाइनरी है पूरे स्टेट में और यह हमारे देश की 6 लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी भी है। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स भी बहुत कंट्रीब्यूट करती हैं स्टेट की इकोनॉमी में। लाखों पावर और हैंडलूम मौजूद है मोस्टली ईस्टर्न रीजन में, जैसे वाराणसी, आजमगढ़, मिर्जापुर और प्रयागराज। मेन प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पर बनते हैं वो है सॉल्ट्स, हैंकरचीफ और लुंगी। स्टील, फर्नीचर और सीमेंट प्रोडक्शन की कई सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी हैं, जिनका रॉ मटेरियल मोस्टली कानपुर और आगरा से आता है। ऐसे कई सारे मेजर सिटीज और टाउन हैं जो उभर कर आए हैं, जो इंडस्ट्रीज में काफी अलग जगह बनाते हैं। जैसे मेरठ गुड्स और ट्रांसपोर्टेशन का हब है। दिल्ली एनसीआर करीब होने की वजह से इसके अलावा टायर, टेक्सटाइल, शुगर पेपर और पब्लिशिंग में भी काफी मशहूर है मेरठ, इसलिए कई सारे लोग ट्रेवल करते हैं इन दोनों शहरों के बीच। इसलिए इस एक्सप्रेसवे को एनसीआर के अंदर भी इंक्लूड करने का डिसाइड किया गया है। वाराणसी वुवन और एम्ब्रॉयडरी टेक्सटाइल के लिए वर्ल्ड फेमस है, स्पेशलिस्ट बनारसी साड़ी के लिए। वहीं लखनऊ चिकन एम्ब्रॉयडरी के लिए वर्ल्ड फेमस है। आज उत्तर प्रदेश देश का 15% से ज्यादा फैब्रिक बनाता है और 30% आर्टिसन को एम्प्लॉय भी करता है। देश में मुरादाबाद अपने ब्रास वर्ड के लिए भी जाना जाता है। कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स भी हैं, जैसे एल्युमिनियम आर्ट वर्क, वुड वर्क और ग्लास वेयर्स के लिए फॉरेन मार्केट में भी डिमांड है, जिससे इसमें हर साल 4000 करोड़ से भी ज्यादा का एक्सपोर्ट देखने को मिलता है। साथ ही कारपेट्स, पोएट्री और टॉयज जैसे हैंडीक्राफ्ट भी सक्सेसफुली इंडस्ट्रीज उभर कर आई हैं। प्रयागराज के पास ही भारत पेट्रोलियम, जो देश की सबसे बड़ी स्टेट ओन्ड ऑयल कंपनी है, जो एक साथ 70 लाख टन पर एनम वाले रिफाइनरी बना रहे हैं 6200 करोड़ रुपए में। इलाहाबाद बैंक, जो 1865 में शुरू हुआ था सिटी में, वो अब इंडियन बैंक का पार्ट है। दूसरी मेजर कंपनियां जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, ITI लिमिटेड, रेमंड, स्टील अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, SCL
HCL टेक्नोलॉजी, हिंदुस्तान केबल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान लैबोरेटरीज भी ऑपरेट करती है। उत्तर प्रदेश को नॉर्थ इंडिया का IT हब भी कहा जाता है, जो सॉफ्टवेयर और एक्सपोर्ट में दूसरे नंबर पर आता है कर्नाटका के बाद। IT इंटरप्राइजेस ज्यादातर NCR के नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में मौजूद है और कुछ कानपुर और लखनऊ में भी है। नोएडा के फिल्म सिटी में सबसे बड़े टीवी न्यूज ब्रॉडकास्ट भी है और इन्हीं सब इंडस्ट्री को बेहतर कनेक्ट करने के लिए काम करेगा गंगा एक्सप्रेसवे। यूपी में कुछ और इंफ्रा प्रोजेक्ट भी है, जैसे नोएडा टू ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे। इन दोनों के आसपास कई IT और IT कंपनीज और इलेक्ट्रॉन मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं, जिन्होंने अपनी फैक्ट्रीज बनाई है। बेहतर कनेक्टिविटी के बाद यूपी EIDA के आइडिया के अकॉर्डिंग इन दोनों एक्सप्रेसवे के वजह से 30 से 40% मोबाइल फोन्स इधर ही बनाए जाते हैं और यमुना एक्सप्रेसवे के पास जेवर एयरपोर्ट ही बनाया जा रहा है, ताकि लोगों को दिल्ली और आगरा तक इजी एक्सेस मिल सके। इसके अलावा दिल्ली के मेरठ के बीच एक्सप्रेसवे रिसेंटली में खोला गया है और इसे सेमी हाई स्पीड रेल लाइंस RRTS भी बनाई जा रही है। प्लान्स के हिसाब से गंगा एक्सप्रेसवे को दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट किया जाएगा। यह एक्सप्रेसवे मेरठ के साथ खरकांडा से NS 334 से शुरू होगा और फिर आगे हापुड़ के पास जाकर गंगा नदी को क्रॉस कर जाएगा और एंड तक यह एक्सप्रेसवे नदी के नॉर्थ ईस्ट साइड पर ही रहेगा। यह एक्सप्रेसवे यूपी के 12 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से होता हुआ गुजरेगा, जिसे यूपी IDA बनवा रहा है 3700 करोड़ रुपए की लागत में। मेरठ में एक्सप्रेसवे का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ का एरिया इंडस्ट्रीज के लिए रखा जाएगा। कंस्ट्रक्शन में से 12 पैकेजों में बांटा गया था, जिसमें से अलग अलग टेंडर निकाले गए थे। इनमें से 3 टेंडर IBR इंफ्रास्ट्रक्चर के पास है और बाकी के 9 अडानी ग्रुप्स के पास पूरे 3700 करोड़ रुपए में 9500 करोड़ रुपए जमीन खरीदने में लगाए गए और बाकी के कंस्ट्रक्शन में। अब इस एक्सप्रेसवे को बनाने के बाद यूपी EIDA इसे एक्सटेंड करने को भी सोच रही है। यह एक्सप्रेसवे मेरठ से हरिद्वार तक नगीना होते हुए जाएगा, जिसकी कुल लंबाई लगभग 150 किलोमीटर और वहीं दूसरी ओर यह एक्सप्रेसवे प्रयागराज से बलिया तक वाराणसी होते हुए जाएगा, जिसकी कुल लंबाई लगभग 250 किलोमीटर होगी। इन दोनों के बाद गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 1000 किलोमीटर टच कर जाएगी और पूरे स्टेट को जोड़ देगी। वेस्ट में उत्तराखंड से और ईस्ट में बिहार तक यह रूट गंगा एक्सप्रेसवे गंगा नदी के साथ ही साथ चलेगा। अब अगर इसके फायदे या नुकसान की बात करी जाए तो यातायात में सुधार होगा, जिससे यात्रा का समय घटेगा और ट्रैफिक जाम कम होगा। यह आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, नए व्यवसाय और उद्योग खोलेगा और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। किसानों को अपने उत्पाद को तेजी से बाजार तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे पर्यावरणीय प्रभाव हो सकता है, जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकी तंत्र पर असर, भूमि अधिग्रहण से स्थानीय समुदाय को विस्थापन भी करना पड़ सकता है और इससे सामाजिक तनाव भी बढ़ सकता है। इसके आसपास की जमीनों की कीमतें गरीबों को परेशान भी कर सकती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स है गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं।